डिएगो सिमियोनी दुनिया के सबसे हाईली पेड मैनेजर हैं। पेप गार्डियोला और यर्गन क्लॉप की आप अगर सैलरी मिला लोगे तो जाकर आपके डिएगो सिमियोनी की सैलरी के बराबर होगी। और वही डिएगो सिमियोनी की टीम कल पूरे यूरोप से बाहर हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चैंपियंस लीग से ही सिर्फ एलिमिनेट हुए हैं, वो यूरोपा लीग की प्लेस भी नहीं सिक्योर कर पाए। और सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है कि एक ऐसी टीम जिसके पास भाई टैलेंट की कमी नहीं है, आप हर एक एरिया में अगर प्लेयर उठाकर देखोगे तो उनके पास एक से एक शानदार प्लेयर है, और उसके बावजूद एटलेटिको मैड्रिड डिएगो सिमियोनी के अंडर ऐसी लेथर्जिक फुटबॉल खेलती है। इतना यार देखो, पता है क्या, फुटबॉल आप चाहे ऐसी खेलो, अगर आप डिएगो सिमियोनी या जोसे मुरीनो टाइप मैनेजर हो तो फिर आप बात करते हो रिजल्ट्स की, और एक टाइम तक डिएगो सिमियोनी रिजल्ट्स दिए भी हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि डिएगो सिमियोनी की टीम जो है वो रिजल्ट भी नहीं निकाल पा रही है। इस पूरे टूर्नामेंट में, पूरे चैंपियंस लीग कैंपेन में डिएगो सिमियोनी की टीम ने एक बार कोई ऐसा मोमेंट प्रोड्यूस करके नहीं दिखाया जहां सबने सोचा हो कि हाँ भाई, ये टीम 2 साल पहले ला लीगा जीत रही थी, ये टीम डिएगो सिमियोनी के अंडर 2 बार चैंपियंस लीग फाइनल खेली हुई है। और बात यहीं आके नहीं रुकती है, बात यहाँ भी आके रुकती है कि आपके पास जब इतने अटैकिंग ऑप्शंस हों और उसके बाद जब आप गोल स्कोर ना कर पा रहे हो, आप हार रहे हो, लगातार हार रहे हो और एक ही तरह की डिफीट्स आप झेल रहे हो, तो फिर सवाल निशान खड़े होने लाजमी आपके मैनेजर के ऊपर। देखो यार, बहुत टाइम हो गया है, 10 साल हो चुके हैं डिएगो सिमियोनी को एटलेटिको मैड्रिड मैनेज करते हुए। इस बीच में उन्होंने टाइटल्स जीते हैं, फाइनल्स खेले हैं, रेलेवेंट बनाया भाई एटलेटिको मैड्रिड को। बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ स्पेनिश डोमिनेंस के हिसाब से पहले हम सिर्फ 2 टीमों के बारे में बात किया करते थे, इट वॉज जस्ट रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। कहीं ना कहीं अपनी फुटबॉल चाहे जैसी भी खिलाई हो, लेकिन उसके दम पर एटलेटिको मैड्रिड को उन्होंने एक थर्ड टीम बनाया ला लीगा में, जिसके बारे में बात की जाने लगी। लेकिन अब यार पिछले 2 सालों में इतना तगड़ा डाउनफॉल आया है, और डाउनफॉल की वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो हार रहे हैं, वजह ये है कि इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद वो हार रहे हैं। अब हम सबको पता है भाई, जिस टीम के पास जॉ फिलिक्स जैसा टैलेंटेड प्लेयर आया हो, वो टीम अगर उस प्लेयर को यूज़ नहीं कर पा रही, जिसकी मिडफील्ड में आपके पास रॉड्रिगो डी पॉल हो, वो टीम अगर रॉड्रिगो डी पॉल का परफेक्ट अगर आउटपुट में कहूँ वो नहीं निकाल पा रही है पिच के ऊपर, तो गलती किसकी है? फिर गलती आती है आपके मैनेजर की, बिकॉज मैनेजर ही है वो जो इस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल ऑपरेट करवा रहा है। क्योंकि अगर हम जावी को ब्लेम कर रहे हैं बार्सिलोना के बेसिकली एक तरीके से एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि बार्सिलोना कल रात में पिल्जन के अगेंस्ट 4-2 जीत गई, लेकिन फिर वही वाली बात है कि 2 गोल आपने फिर कंसीड किए हैं, तो आपकी डिफेंसिव साइड जो है वो वापस से एक्सपोज होती दिखी हमें। एंड एक कैरेक्टर जो कि आप बार्सिलोना से एक्सपेक्ट करते हो, वो मैचेस में आपको देखने को मिल रहा है। भले ही वो बायर्न के अगेंस्ट हार गए, क्योंकि वो वाला गेम तो ऐसा हो गया था कि उनके पास कुछ लड़ने को नहीं था, बट तब भी बार्सिलोना फैंस ने बहुत रेज दिखाया था कि ऑल्दो यू वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, आपको ये पता होना चाहिए था कि आप होम पर खेल रहे हैं, यू शुड हैव बेसिकली डिलीवर्ड अ परफॉर्मेंस जिससे कि हम प्राउडली स्टेडियम के बाहर जा सकते थे, बट वो चीज़ हुई नहीं थी। एंड एट द सेम टाइम डिएगो सिमियोनी के अगर जितने भी एटलेटिको मैड्रिड के सपोर्टर्स हैं इंडिया में, अगर वो ये कह रहे हैं कि दिस डिफीट इज़ नॉट ऑन द मैनेजर, दिस डिफीट इज़ ऑन द प्लेयर्स, तो आई थिंक भाई ये मैनेजर ही तो ब्रांड ऑफ फुटबॉल प्रेजेंट करवा रहे हैं, ये मैनेजर ही तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप इस तरह की फुटबॉल खेलो। और फिर बात आती है कि काउंटर पे खेलना हर किसी के बस की बात होती नहीं है, क्योंकि काउंटर पे अभी आप कहोगे भाई मैड्रिड भी तो काउंटर पे ही खेलती है, बट काउंटर पे खेलने के लिए भी भाई आपको प्रिसीजन चाहिए होता है, काउंटर पे खेलने के लिए आपको जज्बा चाहिए होता है, एंड हर एक पोजीशन में आपके प्लेयर्स को अपना रोल डिफाइन होना चाहिए, जो कि एटलेटिको मैड्रिड में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। एंड अब पता है क्या, रेवेन्यू जनरेशन सोचो, आपने मार्केट में जाकर इतना इन्वेस्टमेंट जो 2 साल पहले किया था, आप इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेकर आए थे, और अब आपके पास यूरोप नहीं है, तो आपका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा मैच डे के थ्रू वो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है। क्योंकि चलो चैंपियंस लीग से बाहर होते तो भी कोई बात नहीं थी, आपको कम से कम एटलेटिको मैड्रिड अगर यूरोपा खेल रही होती तो भी कुछ मिल रहा होता, लेकिन अब वो वहाँ भी नहीं खेल रहे हैं, तो बेसिकली आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन बचे हुए हैं, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो एक्स्ट्रा आता है आपका वो जनरेट कर पाओ। एंड 36 मिलियन आई थिंक सैलरी है, 36 या 39 मिलियन सैलरी है बेसिकली आपके मैनेजर की, क्योंकि 3.3 मिलियन यूरोज पर मंथ कमाते हैं आपके डिएगो सिमियोनी। और उसके बाद अगर आपकी टीम रेलेवेंट नहीं है यूरोप में, आपकी टीम एक ऐसे ग्रुप से एलिमिनेट होकर बाहर हो रही है जिसमें इतनी डोमिनेंट फोर्सेस नहीं थी, क्योंकि अगर मैं बार्सिलोना ग्रुप की बात करूं तो उनके पास तब भी इंटर मिलान है, आपके पास बायर्न म्यूनिख है, लेकिन अगर एटलेटिको मैड्रिड वाले ग्रुप की बात करूं, नहीं, देयर वाज नो सच
कंपटीशन। और पता है क्या, सबसे कल इंटरेस्टिंग ग्रुप था ग्रुप डी, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा फेर बदल हुआ है ना कल उस पूरे ग्रुप में। लिटरली स्पर्स वर्सेस आपके मार्से वाले मैच में जब मार्से लीड कर रही थी तो देवर टॉपिंग द ग्रुप, मतलब देवर द सेकेंड टीम, ठीक है ना। और स्पोर्टिंग वहाँ पर जब बेसिकली लीड पे थी तो सबको लग रहा था भाई कि स्पोर्टिंग जो है वो ग्रुप टॉप कर जाएगी एंड आपकी स्पर्स जो है वो कंपटीशन से बाहर जा रही है। और फ्रैंकफर्ट तो बेसिकली यूरोप में भी नहीं थी। फिर उसके बाद फ्रैंकफर्ट ने कमबैक कर लिया तो फ्रैंकफर्ट पहुंच गई आपकी नंबर 1 पोजीशन पे एंड आपकी स्पोर्टिंग लिस्बन पहुंच गई आपकी 3rd पोजीशन पे। और वहाँ आपका स्पोर्टिंग का गेम खत्म हो चुका था अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट तो भाई जीत गई वो वाला गेम अपना। और मैच खत्म होने के बाद सबको लग रहा था कि भाई मार्से ड्रॉ निकाल लेगी एंड दे विल बी प्लेइंग इन यूरोप। लेकिन भाई मार्से ने 90+ पे गोल खा के और अपने यूरोप में रहने की जो ड्रीम थी वो चकनाचूर करा ली। एंड इवेंचुअली हुआ क्या कि उस पूरे ग्रुप की शक्ल बदल गई। जो एक टाइम पे स्पर्स कंपटीशन से बाहर जा रही थी और फ्रैंकफर्ट जो बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई थी वो सेकंड पे बैठ गई और स्पर्स ने ग्रुप टॉप कर लिया। एंड मार्से जो कि इजीली क्वालिफाई कर रही थी वो यूरोप से ही बाहर हो गई। और फ्रैंकफर्ट से गेम हारने के बाद जो आपकी स्पोर्टिंग पूरे यूरोप से बाहर हो रही थी वो आके यूरोपा में खेलेगी। भाई इतना तगड़ा जो कल सिनेरियो हुआ है ना, मतलब इंसेप्शन भी क्या ही मूवी होगी, ठीक है ना। इंटरस्टेलर में क्या ही वो आपने देखी होगी थ्योरीज, लेकिन कल के गेम में जिस तरीके का भाई दिमाग घुमा है ना, लाजवाब था। एंड बेसिकली कल एक एक्साइटमेंट भी थी कि आखिरकार कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो कि चैंपियंस लीग खेलेंगी एंड कौन सी वो टीम होगी जो यूरोप में आ रही होगी। बिकॉज उससे पहले हम अपसेट देख चुके थे एटलेटिको मैड्रिड वाले गेम में। बट भाई स्पर्स का पहला हाफ बहुत डल था, बहुत खराब खेली। मार्से ने पूरा कंट्रोल कर रखा था। एंड कॉन्टे, मैंने बार बार बोला भाई कॉन्टे इज़ नॉट आपका क्या कह सकते हैं, ही इज़ नॉट अ कप मैनेजर, ठीक है ना। बट इवेंचुअली पिछले 2 गेम में जिस तरीके की कैरेक्टर परफॉर्मेंस दी है भाई स्पर्स के प्लेयर्स ने, एंड सेकंड हाफ में जब रैन सेसियोन को बाहर निकाला और आप एमरसन रॉयल को लेकर आए तो उसके बाद पूरा गेम चेंज हो गया। एंड भाई हॉयबियर एंड बेंटनकोर, I think they were the finest players in that Spurs lineup last night. एंड हॉयबियर का गोल भी बहुत शानदार था। एंड सोचो आप, लॉन्गले जिसकी आप बेसिकली हंसी उड़ा रहे थे, ही वॉज द वन जिसने स्पर्स को गेम में कम बैक करवाया। अगर उसका इक्वलाइजर ना आया होता तो स्पर्स अपना जो रिकॉर्ड था स्पेनिश टीम्स के, वो बेसिकली फ्रेंच टीम के अगेंस्ट, वो कभी सुधार नहीं पाते। बिकॉज अभी तक की हिस्ट्री में स्पर्स ने कभी फ्रेंच सोइल पर किसी भी टीम को नहीं हराया था। एंड येस्टरडे नाइट वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन स्पर्स हिस्ट्री जब वो एक फ्रेंच टीम को उनके होम पर हरा कर आए हो। तो अच्छी विक्ट्री है, स्पर्स आर इन द राउंड ऑफ 16। और अब यहाँ से भाई देखना होगा जब आपके फिक्चर्स निकलेंगे कि स्पर्स को कौन सी टीम मिलेगी, बिकॉज दे आर टॉपिंग द ग्रुप। तो देखते हैं भाई अब उनके सामने कौन सी टीम बैठेगी। बट भाई लिवरपूल का मुझे समझ में नहीं आ रहा सही बताऊँ तो, कि आखिरकार उनके सीजन में चल क्या रहा है। प्रीमियर लीग में वो गंद मचाए हुए हैं, वो ऐसी वैसी टीमों से हार रहे हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते यर्गन क्लॉप की टीम हारेगी। और वहीं यूरोप में उन्होंने कल नेपोली को हरा दिया। मतलब वही नेपोली जो कि थम नहीं रही है, वही नेपोली जो हर एक गेम में डोमिनेट करती हुई आ रही थी, वही नेपोली जिसने अपने होम पर लिवरपूल को रौंद दिया था पकड़ के, उसी नेपोली को कल एनफील्ड पर रोक लिया है। एंड सोचो लीड्स के अगेंस्ट जैसी परफॉर्मेंस दी थी, किसी ने नहीं सोचा था कि नेपोली के अगेंस्ट लिवरपूल इस तरह से आके कमबैक कर लेगी। बट भाई फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहां पर आप ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती देखते हो। एंड यर्गन क्लॉप की टीम ने कल भाई पूरे गेम में अपने आप को संभाल के रखा। सोचो उनके पास अपने की प्लेयर्स, मतलब बेसिकली अगर बात करूँ कल सेमिकास को लेकर आए वो, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने रैमजी को भी डेब्यू दे दिया हाफ टाइम के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि एक तरीके से जो क्लॉप है उनके अंदर भी डेस्परेशन दिख रही है। ही वॉन्ट्स टू प्रूव एवरीवन कि नहीं, लिवरपूल का ये जो खराब वक्त चल रहा है ये कुछ दिनों का है एंड वी विल बी कमिंग बैक। बट एट द सेम टाइम कल जिस तरीके से भाई अप्रोच था, अगर मैं पहला गोल देखूं तो बहुत शानदार तरीके से भाई सलाह ने फिनिश किया। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि सलाह का गोल है या नहीं है, बट इवेंचुअली वो सलाह का गोल दिया गया। एंड दूसरी बार फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भाई 90+8 पर डार्विन न्यूनेज ने गोल स्कोर किया। एंड उससे 4 मिनट पहले उन्होंने येलो कार्ड भी लिया था और डार्विन न्यूनेज ने ऑलमोस्ट सलाह को असिस्ट कर दिया था। बहुत ही बेहतरीन असिस्ट होता वो। और पता है क्या, कल ऐसा नहीं है कि नेपोली को चांस नहीं मिले। आई थिंक नेपोली वर प्रीटी वेस्टफुल एज वेल, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में काफ़ी ख़राब था, प्लस वो मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा पोजीशन लूज़ कर रहे थे। इस वजह से रिजल्ट जो है वो नेपोली के फेवर में नहीं गया। बट इवन आफ्टर लूजिंग दैट गेम नेपोली ने ग्रुप टॉप किया बिकॉज ऑफ द हेड टू हेड रिजल्ट अगेंस्ट लिवरपूल। और पॉइंट्स दोनों के सेम है, जीडी लाजवाब है। यहाँ पर पता है अब क्या,
कल जैसा हमने बेसिकली जिन जिन ग्रुप से एलिमिनेशन देखे हैं ना, जो यूरोपा लीग की अब रेस है वो भी हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाएगी, क्योंकि अब देखो भले ही एटलेटिको मैड्रिड नहीं आ रही है बट आयैक्स ने कल अपना गेम जीता है, वो अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। आपकी बार्सिलोना कल का गेम जीत कर आ रही है और उनका स्क्वाड अगर मैं बात करूं क्वालिटी वाइज बहुत शानदार होगा, और जब वो वर्ल्ड कप से लौटेंगे बेसिकली तब उनके पास अराहो, कुंडे और उनका फुली फिट स्क्वाड आ जाएगा वापस से। तो अगर हम ग्रुप टॉप नहीं करते हैं अपना मैच जीतने के बाद रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट, तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब थोड़ा सा चलते हैं भाई अपने ट्रांसफ़र न्यूज़ की तरफ, जो कि है रोनाल्डो से रिलेटेड। तो उस दिन जब यूनाइटेड स्टैंड पर आपके फैब्रिज़ो रोमानो गए हैं तो उन्होंने यही बोला है कि आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर रोनाल्डो विंटर विंडो के बियॉन्ड रुकते हैं यूनाइटेड के साथ, बिकॉज उनकी एम्बिशन जो है वो क्लब के साथ अभी भी बनी हुई है। ही वॉन्ट्स टू अचीव बिग थिंग्स विद यूनाइटेड, एंड एट द सेम टाइम अब कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग और यूनाइटेड के बीच में जो क्लैरिटी है वो आनी शुरू हुई है। एरिक टेन हैग ने अभी जो रिसेंट कॉन्वर्जेशंस हुई थी उसमें रोनाल्डो को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया है, और किस तरीके से वो रोनाल्डो को इन्वॉल्व करना चाहते हैं आप अपने उस प्रोजेक्ट में, वो रोनाल्डो को समझाया। एंड रोनाल्डो इज प्रिटी मच कन्विंस्ड with what has been said about his approach, Erik ten Hag's approach and his inclusion in his system in particular। और यहाँ पर अब थोड़ी पता है क्या, थोड़ा सा एक चीज़ आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि अब यूरोप में ऑप्शंस हैं क्या, ठीक है ना, क्योंकि स्पोर्टिंग भी चैंपियंस लीग से बाहर हो गई, तो स्पोर्टिंग इज नॉट इन द चैंपियंस लीग एनी मोर। क्या नेपोली बेसिकली रोनाल्डो को लाना चाहेगी रेस्पेडोरी और ओसिमैन के रहते हुए, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ देखनी पड़ेगी कि अगर आप कह रहे हो कि चेल्सी बेसिकली रोनाल्डो के पीछे जाएगी, तो यूनाइटेड तो बेचेगी नहीं चेल्सी को, बिकॉज टॉप 4 के डायरेक्ट राइवल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर एवर दे आर इन द चैंपियंस लीग, यूनाइटेड विल नेवर सेल टू अ क्लब जो कि उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है। एंड एरिक टेन हैग नोज दिस, एंड ग्लेजर्स इन पर्टिकुलर नोज दिस के हाउ मच ऑफ अ रेवेन्यू दे विल बी लूजिंग अगर वो रोनाल्डो को चेल्सी में जाने देंगे, बिकॉज रोनाल्डो विल बी मूविंग टू अ प्रीमियर लीग क्लब, और डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन जो है वो चेल्सी का वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे रियली डोंट हैव अ फिगर जहां से वो अपने बेसिकली सोशल मीडिया रीच, जो फैन बेस रीच है और जो रेवेन्यू रीच है वो बढ़ा पाएँ। तो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो भी काफ़ी क्रूशल रहेगा। कितने जो क्लब्स जो हैं वो आते हैं रोनाल्डो के लिए विंटर मार्केट में, एंड अब ये जो बचे हुए आपके 4 गेम हैं उसमें एरिक टेन हैग किस तरीके से रोनाल्डो को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आपका एंटनी मार्शल वापस आ चुका है। अब ये तो कहना मुश्किल है कितने दिन तक वापस आया है, बट हाँ एंटनी मार्शल इज़ बैक इन द स्क्वाड, क्योंकि अब वो फिटनेस लेवल वो धीरे धीरे मेंटेन कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एंटनी मार्शल के प्रेजेंस में रोनाल्डो को कितना गेम टाइम मिलने वाला है। तो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट डेफिनेटली करेंगे आपके विंटर विंडो में रोनाल्डो के ट्रांसफ़र डिसीजन पर। बट जैसे कि फैब्रिज़ो रोमानो ने कहा है कि ही विल नॉट बी शॉक्ड अगर रोनाल्डो रुकते हैं, एंड मैं सही बताऊं अगर रोनाल्डो रुक जाते हैं, ठीक है ना, एंड यूनाइटेड वेंट ऑन टू विन समथिंग दिस सीजन, तो आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर रोनाल्डो को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जाता है क्लब की तरफ से, बिकॉज इवेंचुअली एरिक टेन हैग ने शुरुआत में भी ये चीज़ बोली थी, बीच में भी ये चीज़ बोली थी दैट ही हैज़ एन ऑप्शन टू एक्सटेंड फॉर फर्दर मोर ईयर। तो वो अगर होगा तो किसी तरह का कोई सरप्राइज नहीं होगा, बट वो होगा तभी जब बेसिकली एरिक टेन हैग और रोनाल्डो के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होता है और यूनाइटेड पर्टिकुलरली अपने सीजन में कितना कुछ अचीव करती है। बट डू लेट मी नो इन कमेंट्स भाई कि आपका क्या ख्याल है अभी जो एटलेटिको मैड्रिड की सिचुएशन चल रही है, इज इट द राइट टाइम फॉर एटलेटिको मैड्रिड टू मूव ऑन फ्रॉम डिएगो सिम्योनी, एंड क्या आपको लगता है कि रोनाल्डो के बेसिकली जो ट्रांसफर रूमर्स आने शुरू होंगे अभी वर्ल्ड कप के बाद से, उसमें कितनी पॉसिबिलिटी इस चीज़ के कि रोनाल्डो विल स्टे, एंड आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो अगर जाएगा तो कौन से क्लब में जाएगा, या फिर अगर रोनाल्डो को जाना चाहिए तो कौन से क्लब में जाना चाहिए। And make sure you like this video, comment down below about your opinion, and if you are new to this channel, don't forget to subscribe to 1MEFC for daily updates.